सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ओके, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। पॉलिटी में भी मेंशन है ये टॉपिक, बट सिंस इसका मेन पर्पस ये था कि ट्राइबल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए फिर एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 में भी ये टॉपिक इंक्लूड किए गए। ओके, अभी रिसेंटली 2023 प्रीलिम्स में फिफ्थ शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया था। फर्स्ट आई विल शो यू द क्वेश्चन, यू सी हियर। क्वेश्चन नंबर 39, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली 2023 प्रीलिम्स जो 28 मई को हुआ था। सो इट सेज कि विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, सो ये जो शेड्यूल्ड एरिया है ना, दिस शेड्यूल्ड एरिया प्रोविजंस आर मेंशन अंडर फिफ्थ शेड्यूल। सो ये फिफ्थ शेड्यूल के अंदर आता है ये। ओके, सो 3 स्टेटमेंट दिए यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। देन इट टॉक्स अबाउट लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पूछा है। देन इट सेज कि थर्ड स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स टू यूनियन होम मिनिस्ट्री। ओके, सो ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं और ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्ट नहीं पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट पूछा है। हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मतलब कितने ओवरऑल कितने स्टेटमेंट करेक्ट है और कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है वो पूछा है। ओके, सो अटेम्प्ट करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। जैसे जैसे हम लोग ये फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल का टॉपिक पढ़ेंगे वैसे वैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे। ओके, सो सी देर आर सम टॉपिक्स, जैसे कि ये एक शेड्यूल हो गया। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। देन वी हैव पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, राइट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, फॉरेस्ट पॉलिसी। सो ये सब टॉपिक पेपर 2 मेंस में एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एवरी ईयर अल्टरनेट टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है इन चारों टॉपिक्स में से। सो प्रीलिम्स स्टेज में भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के भी अगर आप क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, सो फॉरेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन रहता है, या तो फॉरेस्ट पॉलिसी रहेंगी या फॉरेस्ट एक्ट 2006 है। पीवीटीजी के ऊपर क्वेश्चन रहता है, राइट। पंचायत भी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। देन वी हैव फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल। सो ये सब टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है। और इन केस अगर आप शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करते हो, कि अगर आपका डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड एरिया के अंदर आता है, सो ये पॉसिबिलिटी है कि दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन इंटरव्यू ऑल्सो। ओके, अभी मेंस के कुछ क्वेश्चन चेक करेंगे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के, जो इस टॉपिक से पूछा गया है। ओके, सो यू सी हियर 2018 में क्वेश्चन नंबर 7C। 2018 क्वेश्चन नंबर 7C क्या पूछा है? डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पेसा एक्ट 1996 एंड अटेम्प्ट अ कंपैरिजन विद द फीचर ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक पूछा है। यहाँ पर पेसा एक्ट 1996 पूछा है और सिक्स्थ शेड्यूल। सो एक ही क्वेश्चन में 2 टॉपिक है। सो यू मस्ट नो पेसा एक्ट के भी प्रोविजन पता रहना चाहिए और सिक्स्थ शेड्यूल। सो उन दोनों का कंपैरिजन पूछा है। ओके, नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन नंबर 4C। डिस्क्राइब द प्रोविजंस अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो डिस्क्राइब द प्रोविजन अंडर सिक्स्थ शेड्यूल पूछा है यहाँ पर, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 क्वेश्चन नंबर 5D। 2022 में क्वेश्चन नंबर 5D, रोल ऑफ गवर्नर इन फिफ्थ शेड्यूल एरिया। सो यहाँ पर गवर्नर का रोल पूछा है, रोल ऑफ गवर्नर इन दी फिफ्थ शेड्यूल एरिया। सो कभी इंडिविजुअली भी टॉपिक पूछेंगे और समटाइम्स दे विल कंबाइन 2 टॉपिक्स टू फ्रेम सिंगल क्वेश्चन। ओके, सो लाइक दिस देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट आई हैव टेकन वेरी लिमिटेड क्वेश्चन। अदरवाइज there are total 10 to 15 questions based on this topic, but I have taken only 3 to 4 to give you some idea. Okay, now let's begin with our topic, that is fifth schedule. Okay, see, सबसे पहले आप लोग बेसिक समझ लो कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या मेंशन है। ओके, सी फिफ्थ शेड्यूल में एक्चुअली क्या है, इट सेज कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया।
5th शेड्यूल में व्हाट डज इट सेज कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट। सो अब जैसे इमेजिन करो, अभी हम लोग सिर्फ इसका बेसिक समझ रहे, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल, अभी हम लोग जाएंगे डिटेल में। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो इसका कि जैसे इमेजिन करो कि एक स्टेट है कोई भी, जैसे ये महाराष्ट्र स्टेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। अब ये महाराष्ट्र स्टेट में देर आर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट्स है ये सारे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अभी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे, ये महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र स्टेट है ये कंप्लीट, और उसमें देर आर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, ओके। पहले इसको समझ लो। नाउ व्हाट कि ये जो डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 है, यहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, ओके। देन डिस्ट्रिक्ट नंबर 7 में ट्राइबल्स की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद में ये डिस्ट्रिक्ट नंबर 9 में भी ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि प्रेसिडेंट इन सब एरिया को 5th शेड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे। सो व्हाट वी विल कॉल दिस एरिया? शेड्यूल्ड एरिया, ओके। सो ये एक शेड्यूल्ड एरिया है, राइट, ये एक शेड्यूल्ड एरिया है। व्हाट आई सेड, एक डिस्ट्रिक्ट, एक महाराष्ट्र स्टेट है कंप्लीट, स्टेट के अंदर देर आर टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और भी देर आर सम अदर क्राइटेरियाज की अंडर डेवलप्ड नेचर है वहाँ का, राइट। सो उस बेसिस पे ये पर्टिकुलर एरियाज को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके। सो वी कैन डिक्लेयर दिस मच एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, या फिर हम लोग कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट को भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। दिस इज व्हाट मेंशन इन 5th शेड्यूल। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के बाद वी विल मेक अ सेपरेट बॉडी दैट इज नोन एज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सो अब ये जो बॉडी बनेगी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, दिस बॉडी विल एडवाइज ऑन दी वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, है ना। सो जहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया को हमने शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए, और उस स्टेट के लिए एक बॉडी बनेगी दैट इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एंड दैट बॉडी विल एडवाइज ऑन द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल, ओके। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग जाएंगे इसमें डिटेल में। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि ये जो प्रैक्टिस है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, so is this practice came into existence after independence or it was present before independence? Okay, so have you understood my question? I am asking you कि ये जो प्रैक्टिस है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे, सो ये प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस के बाद में आई और इट वाज प्रेजेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर? एनी गेस व्हाट इज द आंसर? सी, इसका आंसर है कि ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर रूल किया, तब से ये प्रैक्टिस है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स गो बैक इनटू द हिस्ट्री। इट सेज कि पहाड़िया ट्राइब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? पहाड़िया ट्राइब्स, पहाड़िया ट्राइब्स राजमहल हिल्स में रहते हैं, ये झारखंड में। पहाड़िया ट्राइब्स कहाँ पर रहते हैं ये लोग? राजमहल हिल्स में, झारखंड। सो जब ये ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किया मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में, व्हेन पहाड़िया ट्राइब्स दे रिवोल्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट अलार्म्ड कि अब
ट्राइबल्स के लिए सेपरेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो जैसे हम लोग नॉर्मल पॉपुलेशन को ट्रीट करते हैं, वी कैन नॉट ट्रीट द ट्राइबल्स द सेम वे एज वी ट्रीट नॉर्मल पॉपुलेशन, इसीलिए ट्राइबल्स के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन पर्सन दैट इज नोन एज ऑगस्टस क्लीवलैंड। सो ऑगस्टस क्लीवलैंड ही वॉज अपॉइंटेड टू हैंडल द सिचुएशन। सो जब पहाड़िया ट्राइब्स ने रिवोल्ट किए, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के इंसान को वहाँ पर अपॉइंट किया कि सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके, सो दिस मैन हैड कम अप विद द पॉलिसी ऑफ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर ट्राइबल। दिस मैन केम अप विद द पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग सेपरेट अरेंजमेंट फॉर ट्राइबल। उसके बाद में जैसी जैसी जब टाइम बीतता गया, कोल अपराइजिंग हुई। रिमेंबर कोल अपराइजिंग, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोगों ने। इसके ऊपर भी एक सेपरेट क्लास रहेगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, ट्राइबल रिवोल्ट्स। सो कोल अपराइजिंग हुआ, राइट, संथाल अपराइजिंग हुआ। सो इतना जब ट्राइबल्स ने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया, सो ये जो आइडिया है कि हम लोग ट्राइबल्स को सेपरेट अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, सेपरेट उन लोगों के लिए कुछ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट करेंगे। सो दिस आइडिया बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। जैसे जैसे ट्राइबल्स रिवोल्ट होते जा रहे, सो द आइडिया ऑफ गिविंग स्पेशल ट्रीटमेंट टू द ट्राइबल्स बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो दिस एरियाज देन वेर कॉल्ड एज एरियाज इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल्स वेर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट। इसको ध्यान में रखो, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, and these areas were governed according to the Scheduled District Act of 1874, Scheduled District Act of 1874। ओके, सो ये जो एरियाज ट्राइबल ने इनहेबिट किए थे, उन एरियाज को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इट वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू दी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट ऑफ 1874। ओके, और उसके बाद में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देन व्हाट, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग केम, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये जो एरियाज है इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें एरियाज इनहेबिटेड बाय द ट्राइबल्स वेर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज वोली एक्सक्लूडेड एरिया, इट मीन्स टोटली एक्सक्लूडेड एरिया। एक है वोली एक्सक्लूडेड एरिया और दूसरा है एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन। ओके, सेकेंड इज एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन। ध्यान में रखो, ये सब नाम एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन, फर्स्ट वन इज वोली एक्सक्लूडेड एरिया एंड सेकंड वन इज एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोली एक्सक्लूडेड एरिया और एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो वोली एक्सक्लूडेड एरिया है, दिस इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ लेजिस्लेचर। जैसे हमारे पास, जैसे हम किसी एक स्टेट में रहते हैं, राइट, सो उस स्टेट में एक असेंबली रहती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। सो दैट लेजिस्लेचर विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग wholly excluded area, but when it comes to areas of modified exclusion, so legislature can ask question, legislature can ask question regarding the administration of wholly excluded area। और second important thing है कि they can also vote for expenditure, they can also vote for necessary expenditure। ओके, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ट्राइबल्स के एरिया को दो इसमें क्लासिफाई किया गया, एक वोली एक्सक्लूडेड एरिया और एक है एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन। एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूशन में लेजिस्लेचर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, दे कैन ऑल्सो इंटरफेयर। ओके, फिर उसके बाद में वो लोग वोट कर सकते हैं नेसेसरी एक्सपेंडिचर को। देन केम अप विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें दिस एरियाज वेर रीनेम्ड। फर्स्ट इज, एक है एक्सक्लूडेड एरिया,
एक है एक्सक्लूडेड एरिया और दूसरा है पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ओके, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। सो फर्स्ट वन इज एक्सक्लूडेड एरिया और सेकंड है पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसको रीनेम किया गया एरियाज ऑफ मॉडिफाइड एक्सक्लूजन, इट मीन्स पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, और वोली एक्सक्लूडेड एरिया इट मीन्स इट इज नथिंग बट सिंपली एक्सक्लूडेड एरिया। अब ये एक्सक्लूडेड एरिया में कौन से एरिया को रखा गया, जैसे कि ट्राइबल और फ्रंटियर एंड बॉर्डर रीजन्स ऑफ असम, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड, लाहौल और स्पीति रीजन्स ऑफ पंजाब, लाहौल एंड स्पीति रीजन्स ऑफ पंजाब। सो इन सब को एक्सक्लूडेड एरिया में रखा गया। और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में कौन सा एरिया है, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में जैसे ट्राइबल रीजन्स जो बॉम्बे में है, बॉम्बे में ट्राइबल रीजन्स जो है, बंगाल में जो ट्राइबल रीजन्स है, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, राइट, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस। सो ये सब इन प्रोविंसेस में जो ट्राइबल रीजन्स है, इन प्रोविंसेस में जो ट्राइबल रीजन्स है, दोज रीजन्स वेर इंक्लूडेड इन पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। और एक्सक्लूडेड एरिया में असम, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड, लाहौल एंड स्पीति रीजन्स ऑफ पंजाब। ओके, सो दो टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया, और दो क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि दोनों ट्राइबल्स के लिए, दोनों रीजन के ट्राइबल्स के लिए सेपरेट अरेंजमेंट है। ओके, इसीलिए उसको सेपरेट क्लासिफाई किया गया टू प्रोवाइड सेपरेट ट्रीटमेंट्स। यहाँ पर जो ट्राइबल्स है उन लोगों की सिचुएशन अलग है, इसलिए उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। असम, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और स्पीति रीजन में जो ट्राइबल्स है उनकी सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन डिफरेंट है, इसीलिए उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे। ओके, ये 1935 एक्ट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 में तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया, और 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट वाज वेरी मच कंसिडरेट अबाउट लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल्स। ओके, सो 1947 में तो हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गया, और उस टाइम पे इंडिया इट वाज वेरी मच कंसिडरेट कि ट्राइबल लाइफ को हमको कैसे डेवलप करना है। इंडिया ने ट्राइबल्स को फोर्सफुली एसिमुलेट नहीं किया सोसाइटी में, हमने पंचशील पॉलिसी पढ़े थे लास्ट क्लास में। सो यू नो द प्राइम मिनिस्टर केम अप विद द पॉलिसी ऑफ ट्राइबल पंचशील। सो जैसे कि ट्राइबल्स को हमको फोर्सफुली इंटीग्रेट नहीं करना है सोसाइटी में, जैसे उनके कल्चर है उसी कल्चर के ऊपर, उसी लाइंस में हम लोगों को ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना है, राइट। सो वी डिड नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन ट्राइबल्स। हम लोग अगर चाहती, गवर्नमेंट अगर चाहती तो ट्राइबल्स को फोर्सफुली मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एसिमुलेट कर सकती थी, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। ट्राइबल्स के लैंग्वेज को, कल्चर को, उनके हर एक कस्टम्स को प्रोटेक्ट किया गया। ओके, और वेरियर एल्विन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वेरियर एल्विन के बारे में भी पढ़ोगे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी में। ही वॉज अ एडवाइजर टू द नेहरू ऑन ट्राइबल अफेयर्स। सो he himself was an anthropologist and he knew very well कि ट्राइबल्स की लाइफ को अप्रोच कैसे करना है, इसीलिए नेहरू को उन्होंने बहुत सारे ट्राइबल्स लाइफ के ऊपर सजेशन दिए थे कि हम लोग कैसे ट्राइबल्स को डेवलप करेंगे। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विथ 2 शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज 5th शेड्यूल और सेकेंड है 6th शेड्यूल। ओके, सो 5th शेड्यूल में क्या इंक्लूड किया गया, 5th शेड्यूल में ट्राइबल रीजन्स ऑफ एंटायर इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स को छोड़कर, ऑल इंडिया एक्सेप्ट 4 स्टेट्स। और यहां पर 6th शेड्यूल में कौन से 4 स्टेट्स को जो एक्सेप्शन थे वो 6th शेड्यूल में आएंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सो दिस 4 स्टेट्स वेर इंक्लूडेड इन 6th शेड्यूल। ओके, सो क्यों हम लोगों ने 2 शेड्यूल क्रिएट किए, व्हाई नॉट 1? व्हाई हैवंट वी क्रिएटेड एंटायर 1 शेड्यूल फॉर ऑल द ट्राइबल्स, और उन लोगों को एक साथ हम लोगों ने एक ही अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? इसका डिफरेंस है,
सी यहाँ पर जो ट्राइबल्स है 5th शेड्यूल में और यहाँ पर जो ट्राइबल है 6th शेड्यूल में, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, ये दोनों ट्राइबल्स का जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, इसीलिए इन लोगों के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है। यहाँ पर जो ट्राइबल है 6th शेड्यूल, ये अभी कंप्लीटली एसिमुलेट नहीं हुए इंडिया की सोसाइटी में, इसीलिए 6th शेड्यूल के जो ट्राइबल्स है उन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने ज़्यादा ऑटोनॉमी दी है ना। दे कैन क्रिएट देयर ओन लॉज बेस्ड ऑन, जैसे कि मैरिज है, सोशल कस्टम्स है, सो इन सब चीज़ों के ऊपर वो लॉज बना सकते हैं। यहाँ पर 5th शेड्यूल में जो ट्राइबल्स हैं उनको थोड़ी कम ऑटोनॉमी है, और इनके लिए 5th शेड्यूल के ट्राइबल्स के लिए हम लोगों ने शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किए गए। शेड्यूल्ड एरिया के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे धीरे धीरे। व्हाट इज द एंटायर डिटेल ऑफ 5th शेड्यूल, क्या होता है उसके अंदर में, प्रेसिडेंट का रोल क्या है, गवर्नर का रोल क्या है, वी विल स्टडी। बट एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो प्रैक्टिस है, या फिर ट्राइबल्स को सेपरेट अरेंजमेंट या सेपरेट उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाना, उन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना, दिस इज नॉट न्यू पॉलिसी। ओके, दिस पॉलिसी इट वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस, और उसी लाइन पे हम लोगों ने आफ्टर इंडिपेंडेंस में डिसीजन लिए। ओके, विद दिस नॉलेज, अब ये फाउंडेशन था हमारा, बेसिक नॉलेज था। अभी तक हम लोगों ने समझे कि 5th शेड्यूल्ड डिक्लेयर करने की प्रैक्टिस अभी की नहीं है, इट इज़ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेल ऑफ 5th शेड्यूल। ओके, सो अभी इसको हम लोग कंप्लीटली मिटा देते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ 5th शेड्यूल एरिया। ओके, सो अब हम लोग 5th शेड्यूल एरिया को पढ़ेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अकॉर्डिंग टू 5th शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल में ये दिया है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया को प्रेसिडेंट शेड्यूल्ड एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो प्रेसिडेंट वर्ड का यूज हुआ है। हु इज गोइंग टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? इट इज द प्रेसिडेंट। सो कौन डिक्लेयर कर रहा है शेड्यूल्ड एरिया को? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द एरिया, राइट? सी हियर, प्रेसिडेंट कैन इंक्रीज द शेड्यूल्ड एरिया. Yes, president can do so. President can decrease the scheduled area. Yes, president can alter the boundary line of area. Can alter the boundary line of area. अगर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया का डेजिग्नेशन दिया है, सो प्रेसिडेंट कैन रिवोक सच डेजिग्नेशन. सो उसको रिवोक कर सकते हैं. रिवोक कर सकते हैं, इट मीन्स वो डेजिग्नेशन हम लोग हटा सकते हैं. कैन रिवोक द डेजिग्नेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. और किसी एरिया को हम लोगों ने अगर प्रेसिडेंट ने अगर ऑलरेडी किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर था और उसको शेड्यूल्ड एरिया से रिमूव कर दिया और फिर से अगर उसको रीडेजिग्नेशन करना है, सो प्रेसिडेंट कैन डू सो. ओके, रीडेजिग्नेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. सो ये सब अथॉरिटी किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में. प्रेसिडेंट के हाथ में. सो नाउ लेट्स गो बैक टू अवर फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ 2023 प्रीलिम्स. व्हाट डज इट से? कि विद इन अ स्टेट प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया. सो यहाँ पर प्रेसिडेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, ये तो हो गया कि अब इतना तो हमको पता चल गया कि कौन डिक्लेयर करेगा शेड्यूल्ड एरिया को? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा. गवर्नर डिक्लेयर नहीं करेंगे, चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी डिक्लेयर नहीं कर रहा है. इसीलिए वर्ड्स ध्यान में रखा करो. दिस वर्ड्स वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए. वो जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है ना, वहाँ पर ही सारा कंफ्यूजन रहता है. इसीलिए इनमें से कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स रहते हैं उसको ध्यान से पढ़ा करो. यहाँ पर क्या दिया है कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया. ओके, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग, डिक्लेरेशन. First thing is declaration. What is the second important thing? Second important thing कि किस बेसिस पे शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा. अब हम लोग किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, सो किस बेसिस पे हम लोग डिक्लेयर करेंगे? कोई बेसिस भी तो रहना चाहिए. वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया. उस एरिया में कुछ वो एरिया क्राइटेरिया फिट होना चाहिए, वो एरिया किसी क्राइटेरिया में इंक्लूड होना चाहिए, तभी हम लोग इन द सेंस प्रेसिडेंट, ओके, तभी प्रेसिडेंट उस एरिया को
शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज? देभार कमीशन का नाम सुने आप लोगों ने? हम लोगों ने जब ट्राइबल एजुकेशन के बारे में पढ़े थे तो देभार कमीशन के बारे में भी पढ़े थे हम लोगों ने। देभार कमीशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, इट हैज़ कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्राइबल इन डिटेल, है ना। 500 पेजेस की रिपोर्ट है इसकी अप्रॉक्सीमेटली। सो इसमें ट्राइबल्स के सारे एस्पेक्ट को उन्होंने कवर किए, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फॉरेस्ट लॉ। सो ये सारी चीज़ों को शेड्यूल्ड देभार कमीशन ने स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। ओके, सो देभार कमीशन हैज़ रिकमेंडेड 4 क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट टू इंक्लूड एनी पर्टिकुलर एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। ओके, सो देभार कमीशन ने 4 क्राइटेरिया दिए थे। नाउ विल सी कि कौन से क्राइटेरिया दिए थे देभार कमीशन ने। फर्स्ट इट सेज कि सबसे पहले अगर हम किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, सो पॉपुलेशन वहाँ की ज़्यादा रहनी चाहिए। किसकी पॉपुलेशन? ट्राइबल्स की पॉपुलेशन। ओके, सो द पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स ज़्यादा रहनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल। अगर हम लोग किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, सो वहाँ पर ट्राइबल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा रहनी चाहिए। ओके, जितनी ज़्यादा ट्राइबल्स की पॉपुलेशन रहेंगी वहाँ पर, उतने ही ज़्यादा ट्राइबल्स को वो स्कीम्स का एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज साइज ऑफ द एरिया। साइज ऑफ द एरिया, सी साइज ऑफ द एरिया शुड बी कॉम्पैक्ट एंड इट शुड बी ऑफ अ सफिशिएंट लार्ज साइज सो दैट हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज कर सके। ओके, सो दैट वी कैन ईजिली एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मैनेज कर सके। सो हम किसी डिस्ट्रिक्ट को भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग किसी तालुका को भी शेड्यूल्ड एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्लस्टर ऑफ विलेजेस भी है सो उसको भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ यू सी द सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हियर। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट व्हाट डज इट से कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक क्लस्टर ऑफ विलेजेस, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हुआ। सो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हुआ कि वी कैन डिक्लेयर लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वो डिस्ट्रिक्ट को भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं और क्लस्टर ऑफ विलेजेस को भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, ब्लॉक्स को भी। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज कि जिस एरिया को हम लोग शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड नेचर रहना चाहिए। अंडर डेवलप्ड वर्ड ध्यान में रखो, हो सकता है अगली बार क्राइटेरिया पूछ ले आपको, है ना। इस बार तो उन्होंने अलग चीज़ पूछी है, हो सकता है कि अगली बार एक कंप्लीट क्वेश्चन क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आए कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। ओके, सो अंडर डेवलप्ड नेचर। अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर एरिया अंडर डेवलप्ड है या ओवर डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड है? सो देयर वी विल सी कि वहाँ पर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कितनी है, राइट। वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी कितनी है, राइट। इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग देखेंगे, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी देखेंगे, वहाँ पर डिस्पेंसरीज कितनी है, राइट, वो हम लोग देखेंगे। कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड लैंड कितना है। सो इन सब क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो एरिया अंडर डेवलप्ड है या नहीं। ओके, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद में इरिगेशन फैसिलिटी देखेंगे कि वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी कितनी है, राइट। डिस्पेंसरीज देखेंगे कि वहाँ पर छोटे छोटे डिस्पेंसरीज बने हैं क्या लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वहाँ पर कल्टीवेटेड एरिया कितना है और नॉन कल्टीवेटेड एरिया कितना है। सो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि दैट कम्स अंडर डेवलप्ड एरिया और नॉट। ओके, व्हाट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया? डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, डिस्पैरिटी किसके कंपेयर में? सराउंडिंग एरिया के कंपेयर में। सो अगर वो ट्राइबल्स का एरिया सराउंडिंग एरिया के कंपेयर में अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सो वी कैन इंक्लूड दैट पर्टिकुलर एरिया इनटू शेड्यूल्ड एरिया। ओके, सो ये क्राइटेरियाज के बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में इंक्लूड करेंगे अगर वो पर्टिकुलर एरिया इस क्राइटेरिया में बैठता है तो।
फर्स्ट हमारा डिक्लेरेशन हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि कौन डिक्लेयर करने वाला है, प्रेसिडेंट। फिर उसके बाद में क्राइटेरियाज भी देखे कि कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे डिक्लेयर करेंगे शेड्यूल्ड एरिया को। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, अब ये शेड्यूल्ड एरिया जो हम लोगों ने बनाया है, सो वो इज गोइंग टू एडवाइस ऑन शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब ये शेड्यूल्ड एरिया को डेवलप करना है, सो इनके डेवलपमेंट के ऊपर एडवाइस कौन करेगा? एक बॉडी बनेगी और उस बॉडी का नाम रहेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, ओके, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर रहेंगे? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में देयर विल बी 20 मेंबर्स। ध्यान में रखो, ये सब नंबर्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी अगर आपको आंसर लिखना है सो ये नंबर्स वगैरह इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर नंबर्स में गलती हो गई सो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने बरोबर पढ़े नहीं हो, ओके। सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या करेंगी? ये काउंसिल का काम क्या है? ये काउंसिल का काम है कि शेड्यूल्ड एरिया के वेलफेयर के ऊपर एडवाइस करना, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम है। इसमें कितने मेंबर्स रहेंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में? देयर विल बी 20 मेंबर्स। 20 मेंबर्स रहेंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में और आउट ऑफ 20 मेंबर्स 15 मेंबर्स एमएलए रहेंगे। 15 मेंबर्स कौन रहेंगे? एमएलए रहेंगे, जो ट्राइबल्स को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करते। समझ में आ रहा है? एक बॉडी बनेगी जिसका नाम रहेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। वो बॉडी में 20 मेंबर्स रहेंगे। वो 20 मेंबर्स में से 15 मेंबर एमएलएज रहेंगे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और हर एक स्टेट के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। 1 स्टेट 1 ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ओके, इसको ध्यान में रखो। नाउ यू सी हियर, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। अब यहां पर ध्यान दो, एक स्टेट है फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, ओके, ये महाराष्ट्र है और एक वेस्ट बंगाल है, एक महाराष्ट्र और एक वेस्ट बंगाल। अब महाराष्ट्र में भी कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, महाराष्ट्र में भी कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वेस्ट बंगाल में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। इसको ध्यान से समझो। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, देर आर 2 स्टेट्स, वन इज महाराष्ट्र और सेकेंड वन इज वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, वेस्ट बंगाल में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, राइट। लेकिन वेस्ट बंगाल में हम लोगों ने शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर नहीं किया है, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर नहीं किया है। सो इसको क्रॉस करो, नो शेड्यूल्ड एरिया इन वेस्ट बंगाल, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां पर हम लोग ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी महाराष्ट्र में, राइट, क्योंकि शेड्यूल्ड एरिया है, सो वहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि वेस्ट बंगाल में भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, महाराष्ट्र में भी शेड्यूल्ड ट्राइब है। वेस्ट बंगाल में शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड एरिया है, और उसके बाद में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि कैन वी क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब है लेकिन शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, बट कैन वी क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फॉर वेस्ट बंगाल? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, वी कैन क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, वी कैन क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है कि जिस स्टेट में ट्राइबल्स रहते हो और अगर वहां पर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया है, स्टिल वी कैन क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल देयर, ओके। सो ये ऐसे 3 स्टेट है इंडिया में जहां पर शेड्यूल्ड एरिया नहीं है लेकिन वहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, ओके। नाउ आई विल शो यू एग्जांपल। इसको ये देखो, ये लाइंस को पढ़ो। यहां पर इट सेज कि वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड, स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तराखंड not having any notified scheduled area also have tribal advisory council, okay. Read again, states of West Bengal, Tamil Nadu, Uttarakhand not having any notified scheduled area also have
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ओके, सो इसको ध्यान में रखना, ये प्रीलिम्स के लिए ट्रिकी हो सकता है थोड़ा, है ना। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया है वहीं पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, बट ऐसा नहीं है। जहाँ शेड्यूल्ड एरिया नहीं है लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, देयर ऑल्सो वी कैन क्रिएट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना। सो ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। और फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ उसको यहाँ पर लिख देते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड दैट इज रोल ऑफ गवर्नर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रेसिडेंट का तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रेसिडेंट इज गोइंग टू डिक्लेयर शेड्यूल्ड एरिया। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर? गवर्नर का क्या रोल है 5th शेड्यूल में? वेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नर का रोल बहुत है यहाँ पर। रोल ऑफ गवर्नर, सबसे पहले तो जैसे इमेजिन करो कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाई है ना, पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाई है। अब वो एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में अप्लीकेबल है या नहीं, कौन डिसाइड करेगा? इट इज द गवर्नर हु इज गोइंग टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज अप्लीकेबल टू द शेड्यूल्ड एरिया और नॉट। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर ने अगर कोई एक्ट बनाया है, सो that act is applicable to the scheduled area or not, who is going to direct? It is the governor who is going to direct. So ये पावर गवर्नर के हाथ में दिए गए। ओके, कि पार्लियामेंट का एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में अप्लीकेबल होगा या नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्ट शेड्यूल्ड एरिया में अप्लीकेबल होगा या नहीं, या फिर वो कोई एक्ट को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कौन डिसाइड करेगा? who is going to direct it? It is the governor. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो एक्ट हो गया, ये किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए ये पावर दिया गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लॉ मेकिंग पावर। सी, अगर गवर्नर को लगता है कि कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड्यूल्ड एरिया में, सो गवर्नर कैन मेक सर्टन लॉ फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड। ध्यान से समझो इसको, फॉर द ट्रांसफर ऑफ लैंड। Then second important thing is allotment of land, transfer of land, allotment of land, and third important thing is regulating the business of money lending. Business of money lending. Money lending. अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, अगर गवर्नर को लगता है तो गवर्नर ये 3 चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड, की लैंड जो ट्रांसफर होंगी वो ट्राइबल्स टू ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स टू नॉन ट्राइबल्स है, ये सारे रेगुलेशंस कौन बना सकता है? गवर्नर। अलॉटमेंट ऑफ लैंड है, ट्राइबल को प्रॉपरली लैंड अलॉट हो रही है नहीं, ट्राइबल्स को अगर लैंड अलॉट हुई है, सो उस लैंड के लिए उस लैंड को अब कैसे डेवलप करना है, क्योंकि ट्राइबल्स लोगों को इतना नॉलेज नहीं रहता, तो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना गवर्नर कर सकता है। रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, मनी लेंडिंग के बिजनेस को रेगुलेट करना, फॉर एग्जांपल जैसे लो इंटरेस्ट रेट रखना है या फिर ऐसे प्रोविजन रखना है जो बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स को एक्सट्रीम ना हो, है ना। तो वो मनी लेंडिंग प्रैक्टिस क्योंकि ट्राइबल्स में चलती है, ट्राइबल्स का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत इंप्रूव नहीं रहता है, इसीलिए दे इन्वॉल्व इन मनी लेंडिंग बिजनेस। ओके, सो वो बिजनेस को रेगुलेट करने का पावर किसको दिया गया है? गवर्नर को। गवर्नर कैन रेगुलेट। ओके, अब इसको ध्यान से समझो आप, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मेंशन है, एक लैंड है और एक मनी लेंडिंग है। लैंड और मनी लेंडिंग, ये 2 सब्जेक्ट्स गवर्नर के हाथ में दिए, लैंड और मनी लेंडिंग। वाई? इट इज बिकॉज ये दोनों भी इंटरकनेक्टेड है। पहले ट्राइबल्स के पास, बेचारों के पास पैसे नहीं रहते, सो दे इन्वॉल्व इन मनी लेंडिंग, सो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लेते और वो लोग अपनी ज़मीनें मॉर्टगेज करते, उसको गिरवी रखते। बट व्हेन दे फेल्ड टू रीपे द मनी बैक, तो उन लोगों की जो ज़मीन है वो छीन ली जाती है। सो ये दोनों भी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। और हिस्ट्री में आप देखोगे जितने भी रिवोल्ट्स हुए, सो वो मनी लेंडिंग और लैंड, ये सारे जो रिवोल्ट्स है वो 2 ये सब्जेक्ट्स पर आके ही रुकते हैं कि उनका लैंड एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या तो उनकी ज़मीनें छीन ली गई है, फोर्सफुल उन लोगों को डिसलोकेट कर दिया गया है, या तो फिर उन लोगों की किसी एक जगह से हटाकर उन लोग को दूसरी जगह पर भेजा गया है, उनकी ज़मीनें छीन ली गई,
इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन लोगों को लोन दिया गया कि वो लोग अब रीपे नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नर के हाथ में ये स्पेशल पावर दिया है कि ट्राइबल्स को इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से बचा सके। ओके, सो इफ गवर्नर wants to make certain regulation, he can do so. Okay, now the next important third is report. Third is report. See, governor has to submit report to the president annually or whenever required by the president. So governor को क्या करना है कि हर साल प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना है कि ट्राइबल्स के ऊपर हम लोगों ने कौन से स्टेप्स लिए, क्या पोजीशन है, फ्यूचर में हम लोग क्या करने वाले है ना, ट्राइबल्स के ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टेप्स लिए, ये सारी चीज़ें गवर्नर हैज़ टू सबमिट टू दी प्रेसिडेंट। ओके, annually or whenever required by the president. Okay, so now you see the third important statement in the question. So वो 2023 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या दिया है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर दिया है। सो वो चीफ मिनिस्टर रॉन्ग है एंड द आंसर इज गवर्नर। आंसर इज गवर्नर। ओके, यहीं पर कंफ्यूज करते हैं वो लोग, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। डिक्लेरेशन का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। रिपोर्ट किसको भेजना है, गवर्नर को। और रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे गवर्नर, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर मेंशन किया गया है एंड द एक्चुअल आंसर इज गवर्नर। ओके, सो ऊपर के जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, सो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखे, कौन से बेसिस पे डिक्लेयर होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और फोर्थ इंपॉर्टेंट है गवर्नर का रोल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल एरिया कि फिफ्थ शेड्यूल में क्रिटिकल एरियाज कौन से हैं और कहाँ पर हम लोगों को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ओके, सो अभी इसको मिटा देते। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्रिटिकल डिस्कशन ऑफ फिफ्थ शेड्यूल, है ना। कभी कभी आपको एग्जाम में दे विल आस्क यू टू क्रिटिकली एनालाइज दी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग है या फिर गवर्नर का रिपोर्ट है। सो ये जो दो प्रोविजंस दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये दो प्रोविजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, सी प्रेसिडेंट का रोल है या फिर गवर्नर का, अगर वो इंटरचेंज हो गया तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, अगर गवर्नर डिक्लेयर करते, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी हमने बनाया है दैट इज़ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की वर्किंग अगर वीक है ना, अगर वो बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर वो बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, सो फिफ्थ शेड्यूल का कोई यूज़ ही नहीं रहेगा, है ना। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्रिएटिंग फिफ्थ शेड्यूल। इसीलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्रिटिकल एरिया। फर्स्ट थिंग इज इट हैज़ लिमिटेड पावर ऑफ डिस्कशन। ये सब चीज़ें आपको क्रिटिकल एनालिसिस में लिखना है। ओके, ये सब जो पॉइंट्स है वो लक्ष्मीकांत में अवेलेबल नहीं रहती है। ओके, फॉर सच थिंग्स यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, है ना। काका कमेटी रिपोर्ट है 2014 की, फिर उसके बाद में वी हैव देबार कमीशन रिपोर्ट है। सो वो सब रिपोर्ट्स में ये चैलेंजेस दिए हुए रहते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग इज लिमिटेड पावर ऑफ डिस्कशन, है ना। लिमिटेड पावर ऑफ डिस्कशन में क्या है, सी काउंसिल इट इज डिस्कसिंग ओनली दोज इश्यूज दैट आर रेफर टू इट बाय गवर्नर। सो गवर्नर जो भी काउंसिल को मैटर रिफर कर रहे हैं, काउंसिल वही मैटर डिस्कस कर रही है। सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। काउंसिल को अगर कोई, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू लगता है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल, सो काउंसिल ने उस मैटर को डिस्कशन के लिए लेना चाहिए रादर देन डिपेंडिंग ऑन गवर्नर, है ना। अगर हर एक इशू के लिए अगर हम लोग गवर्नर के ऊपर ही डिपेंड रह जाएंगे कि जब गवर्नर रेफर करेगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को तभी वो इम्पॉर्टेंट मैटर लिया जाएगा डिस्कशन के लिए, सो दैट इज रेस्ट्रिक्टिंग द रोल ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना। सो अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लगता है कि कोई इशू है जो ट्राइबल्स की लाइफ को अफेक्ट करता है, सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शुड टेक सच मैटर्स इनटू डिस्कशन। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये तो हो गया लिमिटेड पावर ऑफ डिस्कशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एडवाइजरी body. See, council right now it is working only
एज एन एडवाइजरी बॉडी इन इट्स एडवाइजरी कैपेसिटी, सिर्फ एडवाइस कर रही है काउंसिल गवर्नमेंट को, बट वो एडवाइस के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या, है ना। काउंसिल ने जो एडवाइस करी है गवर्नमेंट को, वो एडवाइस का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या। सो जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो इश्यूज़ को डिस्कस करके या फिर डिस्कशन के बाद उसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ रिकमेंडेशन देना, सो इसका कुछ यूज़ ही नहीं रहेगा, बिकॉज गवर्नमेंट तो कोई स्टेप्स ले नहीं रही है वो एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो काउंसिल को पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी दिया जाना चाहिए। काउंसिल मस्ट ऑल्सो बी गिवन द पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि काउंसिल के डिसीजन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं सो देयर मस्ट बी सम प्रोविजंस, कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराए कि वाई हैव यू नॉट इम्प्लीमेंटेड अ पर्टिकुलर डिसीजन दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल। ओके, सो थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, सेकेंड इंपॉर्टेंट कौन सा था, एडवाइजरी बॉडी, कि काउंसिल के पास सिर्फ एडवाइजरी पावर नहीं रहना चाहिए बल्कि पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी रहना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अकाउंटेबिलिटी। Accountability. See, council is not accountable to anyone. Council is not accountable to anyone. Tribal Advisory Council appointed body है, it is not elected body. हम लोगों ने देखे थे ना ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में देयर आर 20 मेंबर्स, राइट, और वो 20 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स तो एमएलए से ही है, तो एमएलए तो ऑलरेडी इलेक्टेड है, राइट। सो इन सबको अपॉइंट कौन कर रहा है, गवर्नर इज अपॉइंटिंग दी मेंबर्स ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसमें से 15 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सो ये अपॉइंटेड बॉडी रहने की वजह से इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू दी ट्राइबल पीपल। सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ट्राइबल पीपल। सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने ट्राइबल लोगों को कन्वे करना चाहिए कि वो ट्राइबल्स के लिए कौन से डिसीजंस ले रही है। ओके, सो ट्राइबल्स के लिए वो कौन से डिसीजन ले रही है, कौन से इशू को उन लोगों ने डिस्कस किया है और कौन से मैटर को उन्होंने रेफर किया है। सो ये सब चीज़ें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने, सो वी मस्ट मेक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मोर अकाउंटेबल टू दी ट्राइबल पीपल। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, फोर्थ इज इट टॉक्स अबाउट मेंबर्स, है ना। हम लोगों ने क्या डिस्कस किए थे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास कितने मेंबर्स है, 20 मेंबर्स। ओके, नाउ यू सी हियर 20 मेंबर्स में से 15 तो एमएलएज है, राइट, 15 एमएलएज है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ सेक्रेटरी है। ओके, 15, 16, 17। अब जो बचे हुए 3 मेंबर्स है, सो ये 3 मेंबर्स में हमको किसे इंक्लूड करना चाहिए, ये सब तो ऑफिशियल मेंबर्स है, राइट। सो जो बचे हुए 3 मेंबर्स है, सो वी मस्ट ट्राई टू इंक्लूड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में कौन आएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एनजीओ का कोई हेड है ना, कोई एनजीओस के लोगों ने जो ट्राइबल्स के बीच में काम करते हैं, जिनको ट्राइबल्स की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है ट्राइबल्स की लाइफ का, सो ऐसे लोगों को हमने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबरशिप देनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बेटर डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे, है ना। किसी भी डिसीजन पे आना है सो हम लोग बेटर डिसीजन पे आ सकते हैं, बिकॉज जितनी अच्छा डिबेट्स या डिस्कशन होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। सो प्रॉपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस के लिए वो मेंबर्स रहने चाहिए जिन्होंने ट्राइबल्स के बीच में रह के काम किया है। ओके, सो फॉर दोज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, फॉर एग्जाम्पल दोज पीपल फ्रॉम NGOs or those people who have worked among the tribes for so many years, they have practical experience of tribal life, so we must give them membership in the tribal advisory council as non-official members. So if we include them, we can have a better discussion, and with better discussion we can come to a better decisions, right? So fourth important was members. So members में हम लोग चाहेंगे कि 3 members at least, 3 में से या तो फिर तीनों है या तो फिर एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो भी नॉन ऑफिशियल्स रहने चाहिए। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज द क्रिटिकल मैटर। क्रिटिकल मैटर में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट पुट क्रिटिकल मैटर टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फॉर डिस्कशन, है ना। सो जैसे कि कोई रोड बन रहा
है ना, कोई डैम बन रहा है या फिर कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, और ये जो प्रोजेक्ट्स है इसकी वॉल्यूम बहुत बड़ा है प्रोजेक्ट्स का, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सेटअप इन द बिग एरियाज, सो दैट विल रिक्वायर बिग एरिया। अगर इतने बड़े अगर प्रोजेक्ट्स सेटअप हो रहे हैं ट्राइबल एरियाज में, सो डेफिनेटली दैट विल रिक्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स। सो अगर ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, ये बड़े प्रोजेक्ट्स की स्टडी है, इसकी ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कैसे करना है, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करने के बाद में रिहेबिलिटेशन उसका कैसे होगा, सो ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को देनी चाहिए डिस्कस करने के लिए, है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ये जो क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं, दिस क्रिटिकल इश्यूज स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट पुट टू द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फॉर डिस्कशन। जब आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को ही ये सब इश्यूज नहीं दे रहे हो डिस्कस करने के लिए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल? द बॉडी that's sole purpose was to safeguard the life of tribal people, अब हम लोग उसको ऑलमोस्ट पावरलेस बना चुके हैं। हम कोई इंपॉर्टेंट मैटर ही नहीं दे रहे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को डिस्कस करने के लिए। सो ये सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। सो स्टेट गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कोऑपरेट विथ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, राइट? सो इट मस्ट गिव सम क्रिटिकल मैटर्स ऑफ और ऑल क्रिटिकल मैटर्स फॉर डिस्कशन। ओके, देन सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज फॉलो अप। यहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मिस कर रही है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कोई रिकमेंडेशन दे रही है, बट वो रिकमेंडेशंस पे कहाँ तक चीज़ें आई है, सो उसका फॉलो अप लेना चाहिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को, है ना। जैसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रोजेक्ट है, एक केस स्टडी का एग्जांपल दिया हुआ है आंध्र प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। सो वहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया था कि पोलावरम प्रोजेक्ट से जितने भी ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं उन लोगों को लैंड अलॉट करेंगे। ये 2007 में डिसीजन लिया था, बट 2011 तक 2011 तक इस डिसीजन पे क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, इसका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कोई फॉलोअप नहीं लिया। सो ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल मस्ट टेक फॉलोअप ऑफ ऑल दी एडवाइसेस दैट इट हैज़ गिवन टू गवर्नमेंट, कि वो डिसीजन कहाँ तक आए हैं, है ना। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन किए हैं, सो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक आया। जब तक हम लोग उसका फॉलोअप नहीं लेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि कितने स्पीड से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। ओके, सो फॉलोअप रहना चाहिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने फॉलोअप लेना चाहिए हर चीज़ का। ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट वी सेड कि लिमिटेड पावर ऑफ डिस्कशन। सेकेंड इज एडवाइजरी बॉडी, काउंसिल को बस एक एडवाइजरी बॉडी तक सीमित कर दिया गया है, ऐसा नहीं रहना चाहिए। ओके, देन काउंसिल मस्ट बी मेड मोर अकाउंटेबल टू दी ट्राइबल पीपल। देन मेंबर्स में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अपॉइंट करने चाहिए। क्रिटिकल मैटर स्टेट गवर्नमेंट ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को देना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। एंड लास्ट इज कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने हर एक सजेशन का फॉलोअप लेना चाहिए। ओके, सो हियर वी नीड एन इम्प्रूवमेंट। ये जो पॉइंट्स है ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में हमको इम्प्रूव करने पड़ेंगे। ओके, नाउ देर इज वन मोर क्रिटिकल एरिया एंड दैट इज गवर्नर्स रिपोर्ट। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नर रिपोर्ट में कौन से प्रॉब्लम है और गवर्नर रिपोर्ट को कैसे इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। सो नाउ लेट्स मूव टू अदर इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज गवर्नर्स रिपोर्ट। ओके, एक तो हो गया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोगों ने देख लिए। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज गवर्नर्स रिपोर्ट। ओके, सो इंपॉर्टेंट एरिया ये भी गवर्नर रिपोर्ट, क्योंकि इसमें भी थोड़े से लूप होल्स बोल सकते हैं या ड्रॉबैक्स है, जिसके वजह से ट्राइबल्स की एक्चुअल सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, है ना। सी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट के तरफ जाने वाली है, राइट। गवर्नर इज गोइंग टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। सो फर्स्ट थिंग इज दिस रिपोर्ट should not be considered as an end in itself, should not be considered as an end in itself. It means what? End in itself. इसका मतलब क्या होता? इसका मीनिंग ये होता कि ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने रिपोर्ट को रेडी कर दिया मतलब हमारा रोल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सी वी हैव टू क्रिएट रिपोर्ट इन अ सच अ वे कि
ये सोचकर हमको रिपोर्ट बनानी है कि इसके ऊपर फ्यूचर में प्रेसिडेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि बस हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और गवर्नर की ड्यूटी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ, बट इट इज़ अ मीडियम। ये एक मीडियम है कि जिसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में और एक्शन लेने वाले हैं ट्राइबल की लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिपोर्ट को थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इट मीन्स व्हाट, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे? कॉम्प्रिहेंसिव इट मीन्स कि हमको बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे रिपोर्ट में टू मेक इट मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर ट्राइबल की लाइफ को लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ है कि उस पर्टिकुलर स्टेट्स में ट्राइबल की सोशो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है और इसको कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, सो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर डिस्कशन हुआ है, ओके, सो वो डिस्कशन भी हम लोगों को रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। फिर उसके बाद में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कोई इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को, या फिर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने कोई इंपॉर्टेंट इशू को डिस्कस किया है, सो वो भी रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है कि कमिश्नर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब ने अगर कोई इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिया है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया है कि ट्राइबल की लाइफ में हमको कौन से इम्प्रूवमेंट कराने चाहिए, कि ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन कहाँ पर हो रहा है, क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो अगर कमिश्नर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब ने कोई इंपॉर्टेंट रिमार्क किया है, सो दैट वी शुड ऑल्सो इंक्लूड इन रिपोर्ट, ओके। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइबल्स के फेवर में अगर कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कोई इंस्ट्रक्शन दिए है कि स्टेट ट्राइबल्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक प्रोजेक्ट आने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू डैम है या तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, और ट्राइबल की लाइफ डिस्प्लेस होने वाली है। सो कोर्ट ने अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है कि सबसे पहले रिहेबिलिटेशन अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही यू कैन डिसलोकेट द ट्राइबल्स, तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव रिमार्क्स अगर या फिर जजमेंट्स कोर्ट ने दिए हैं तो ये चीज़ें भी हमको रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। सी व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू बाय डूइंग दिस, हम लोग रिपोर्ट को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना रहे क्योंकि ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने वाली है, सो उनको भी सारे एस्पेक्ट्स का नॉलेज रहना चाहिए, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिपोर्ट इट सेज, एक तो should not be considered as an end in itself. Second important is comprehensive. Third important thing is regularity. रेगुलरिटी, सी बहुत सारे स्टेट्स तो रेगुलरली रिपोर्ट सेंड ही नहीं करते, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट है, उड़ीसा है, सो इनका एग्जांपल दिया हुआ है कि ये लोग तो एनुअली रिपोर्ट सेंड करते ही नहीं। देयर इज़ ओनली वन स्टेट एंड दैट इज़ हिमाचल प्रदेश जो रेगुलरली रिपोर्ट सेंड करता है। सो सबसे पहली बात तो रिपोर्ट रेगुलरली सेंड करना चाहिए एनुअली गवर्नर ने प्रेसिडेंट को, है ना। हर साल कि ट्राइबल्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से स्कीम्स लॉन्च किए गए, कौन से प्रोग्राम्स है, क्या उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो सब एनुअली गवर्नर ने प्रेसिडेंट को सबमिट करना चाहिए, ओके। एक्चुअली कुछ स्टेट्स तो एनुअली रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत हैफेजार्ड मैनर में रिपोर्ट तैयार करते हैं, राइट। पुराना मटेरियल है उसको कॉपी पेस्ट कर लो, राइट। जैसे कि पुराने मटेरियल को वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे, कोई उसमें नए चेंजेस नहीं कर रहे, क्रिटिकल इश्यूज को इग्नोर किया जा रहा है रिपोर्ट में। दे आर नॉट मेंशनिंग एनी क्रिटिकल इश्यूज, फॉर एग्जांपल द प्रोजेक्ट्स दैट आर अफेक्टिंग द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल। सो ये सब चीज़ें रिपोर्ट में इग्नोर की जा रही है ना। रिपोर्ट को इस तरह लिया जा रहा है कि जैसे पिछले साल जो रिपोर्ट बनाए थे उसका कंटेंट उठाकर नेक्स्ट ईयर में कॉपी पेस्ट कर दो। बहुत कैजुअली रिपोर्ट बनाई जा रही है रादर देन टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि इसके बेसिस पे हम लोग आगे डिसीजन भी ले सकते हैं। बहुत हैफेजार्ड मैनर में बनाया जा रहा है। कोई क्रिटिकल इश्यूज जो ट्राइबल की लाइफ को अफेक्ट कर रहे वो सब चीज़ें रिपोर्ट में मेंशन नहीं है। सो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, राइट। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ओके। सो
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इट सेज कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन दे रहा है ट्राइबल लाइफ के बारे में, सो वी नीड टू टेक सम इंपॉर्टेंट सजेशंस फ्रॉम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ओके, सो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सजेशंस को हम लोग रिपोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए। वी शुड इनवाइट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू गिव प्रॉपर recommendation and suggestions to be included in the governor's report. Okay, fifth important point it says कि there must be proper form and content. रिपोर्ट को एक डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, है ना, कि बस मैकेनिकली हमको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना, प्रॉपर फॉर्म होना और प्रॉपर कंटेंट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों को रिपोर्ट में इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। सी रिपोर्ट को बहुत कैजुअली नहीं लेना है, ये रिपोर्ट ही इंडिकेट करेंगी कि फ्यूचर में ट्राइबल लाइफ के ऊपर कौन से डिसीजन लेने, राइट। सो इसको बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली गवर्नर को, राइट। सो ये रिपोर्ट के बारे में है कि गवर्नर रिपोर्ट्स को हम लोग कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी हैड स्टार्टेड विथ हिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड एरिया। फिर हम लोगों ने शेड्यूल्ड एरिया के प्रोविजंस देखे, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, गवर्नर के हाथ में स्पेशल पावर दिए गए, वो लॉ भी बना सकते हैं, राइट, लैंड के ऊपर, ट्रांसफर ऑफ लैंड, अलॉटमेंट ऑफ लैंड और रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ मनी लेंडिंग, राइट। ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद में वी मूव टुवर्ड्स क्रिटिकल डिस्कशन। सो फिर हम लोगों ने देखे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड लास्ट में वी हैव सीन की वेयर वी नीड टू इम्प्रूव द गवर्नर्स रिपोर्ट, है ना। सो आई होप वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर्स ऑफ 5th शेड्यूल इन डिटेल, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। सी वी कैन क्रिएट द लेक्चर्स ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स ऑल्सो। हम लोग इसको सब समराइज भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रिएटिंग 1 घंटे का लेक्चर या फिर 1.5 घंटे का लेक्चर, बट आवर मेन आइडिया इज़ टू गिव डिटेल स्टडी, है ना। हम लोग 20 मिनट में भी समराइज कर सकते हैं ये सारे लेक्चर्स को, बट अगर हम लोग जल्दी में पढ़ेंगे या फिर हम लोग कोई कंटेंट को स्किप कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अपलोडिंग ऑल दिस लेक्चर्स। सो हम लोग डिटेल में स्टडी करके ही अपलोड करते हैं, इसीलिए इतना समय लगता है, और लेक्चर्स बहुत ड्यूरेशन वाइज थोड़े से लेंदी रहते हैं। ओके, बट एक बार आप लोग ये लेक्चर्स अटेंड करो, इसको समझो, उसके बाद में दोबारा किसी और लेक्चर्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट 6th शेड्यूल हमारा बचा है। सो 6th शेड्यूल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लूसिवली 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, और वो क्लास थोड़ी छोटी रहेंगी। ओके, सो आई होप you have understood the 5th schedules, and thank you very much. See you in the next class. Okay.